हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो एसबीटी में पूछे गए हैं। और एसबीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर से और जो 6 चैप्टर है एज पर सिलेबस टॉस के, ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराए हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेट 27 क्वेश्चंस बने हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दो चैप्टर से काफ़ी मतलब 8 to 9 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ 20। क्योंकि जैसे अब आप कंटिन्यूस बीम, फिक्स्ड बीम इनको पढ़ेंगे तो उनके बड़े क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे छोटे क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा लिटिल बिट क्या होता है, मुश्किल रहता है। और वो ऐसा एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा जिसे कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो फर्स्ट, सेकंड एंड 6 चैप्टर से ही मिलने वाले हैं। ज़्यादातर जितना भी हमने अभी तक के 2018, 19 और 20 के पेपर्स को जो मैंने देखा है। तो आज हम लोग देख रहे हैं ये जो सिलेबस हम लोग जो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे हैं ये 2018, 2019 और 2020, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट से जिनके पास बिफोर 2018 भी है, अगर 16, 17, 18 का भी अगर है, आप पे तो नहीं होगा बट आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आपको कहीं से भी पेपर्स मिलते हैं तो प्लीज़ आप हमारे को इस नंबर पे आप मेरे को दीजिए। इस नंबर पे आप हमको सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको पूरे क्वेश्चंस जिस तरीके से यहाँ पे करा रहे हैं बिफोर योर एग्ज़ाम, हम सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करा देंगे। इवन जो 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको करा देंगे। इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको पता भी है कि हम लोग किस तरीके से करा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इससे पहले मैंने आपको एसएससी के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है। और जो भी 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था एसबीटी का, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने क्या किया है, कवर किया है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप तक क्या करें, पहुंचाएं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते जाइए, 1 by 1 क्वेश्चन। और जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, उससे एक्स्ट्रा भी पॉइंट होंगे, मैं वो भी आपको बताने की पूरी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इसेंट्रिक लोड W विद इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू। तो जब भी हमारे पास कोई भी इसेंट्रिक लोड लगता है तो उसके कारण क्या क्या होगा, तो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग जनरली किसके केस में देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पिलर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, या फिर चिमनी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द मेंबर। अगर कोई लोड इस तरीके से एक्ट करता है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो दिस लोड इज नॉन एज द इसेंट्रिक लोड। जब हम लोग इसी का क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, या फिर इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके का फ्रेम हो रहा होगा। ये कुछ इस तरीके का होगा, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द मेंबर है। इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टील में देखने को मिलेंगे जब आप ब्रैकेट कनेक्शंस पढ़ेंगे। और ये इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूवमेंट डेवलप होगा। ये तो हो गया हमारे पास P इज द एक्सियल लोड। एंड व्हाट इज द मूवमेंट, मूवमेंट इस तरीके से डेवलप हो रहा है। दिस मूवमेंट इक्वल टू, जो मूवमेंट है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास W इंटू ई अमाउंट का होगा। तो मूवमेंट क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्सियल लोड क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एक्सियल लोड, एक्सियल लोड इज द P, सॉरी W है, सॉरी ये P नहीं आएगा, W इज द एक्सियल लोड, माइंड में P चलता रहता है। तो एक्सियल लोड W है। एंड व्हाट इज द मूवमेंट, तो मूवमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मूवमेंट हमारे पास है स्टूडेंट्स W इंटू ई, ठीक है। तो ये हमारे पास मूवमेंट हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इन एक्सियल लोड W a movement equal to W into E, both A and B, none of the above। तो which option is correct, तो आप सभी को पता है इसमें जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए माय डियर, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है जिससे किसी भी स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन क्या ना हो, गलत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डैश 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 लोडिंग इंड्यूस्ड, ठीक है, डैश डैश लोडिंग इंड्यूस्ड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने किस तरीके का लोड लगाया था, आप ध्यान से देखिए। इस लोड को अभी मैंने क्या बोला था, दिस लोड इज द इसेंट्रिक लोड। इसे हमने क्या बोला था, इसेंट्रिक लोड।
जब कोई भी सेंट्रिक लोड होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एक तो डायरेक्ट एक्सियल फोर्स आ जाएगा और दूसरा क्या डेवलप होगा, यहाँ पे मूवमेंट डेवलप होगा। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखिए, डैश 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 लोडिंग इंड्यूस डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो आप सबको पता है, जैसे अगर कोई भी हमारे पास ये जैसे ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमारे पास मेंबर है, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर लाइक दिस, अगर आप इस पे ऊपर से लोड लगा रहे हैं, यस और नो, तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे इस तरीके का हमारे पास क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है लाइक दिस, दिस स्ट्रेस इज नॉन एज द डायरेक्ट स्ट्रेस। और अगर हमारे पास क्या है, कोई इस तरीके का स्ट्रेस है, यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं इस तरीके का, अगर हमारे पास क्या है कोई भी स्ट्रेस लाइक दिस, तो दिस स्ट्रेस इज नॉन एज द बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, दिस स्ट्रेस इज द बेंडिंग स्ट्रेस, इसे हम लोग कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड दिस वन इज द डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस ये किसके कारण हो रहा है, आपको पता है ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास इसेंट्रिक लोड के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, इसेंट्रिक लोड के कारण हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसेंट्रिक लोड, आइदर ऑफ द एबव, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक। तो आंसर क्या आएगा इसका स्टूडेंट्स, इसेंट्रिक लोड इज द आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द डायमीटर ऑफ द कर्नल ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कर्नल, कर्नल कहिए या फिर आप क्या कह सकते हैं, इसे कोर कह सकते हैं, ठीक है ना, कोर ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ये वो सेक्शन होता है, ये वो सेक्शन होता है, अगर इस सेक्शन में से लोड को पास कराया जाए, ध्यान समझिए, ये वो सेक्शन होता है अगर इस पर्टिकुलर एरिया में से अगर लोड को पास कराया जाए तो क्या डेवलप नहीं होगा, टेंशन डेवलप नहीं होगा। आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि सर टेंशन डेवलप क्यों नहीं हो, क्या क्या ऐसा हो गया कि टेंशन डेवलप होने से कुछ इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग मेंबर्स पढ़ रहे हैं, कॉलम, पिलर, चिमनी, ये सब कैसे बनते हैं, जनरली ये हमारा आरसीसी से बना होता है या फिर कंक्रीट से बना होता है। आपको पता है कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल इज वीक इन केस ऑफ टेंशन। जो भी क्रैक्स डेवलप होगा या जो भी कोलैप्स होगा वो ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे फेलियर होगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे फेलियर हो, तो जिसके कारण फेलियर हो रहा है हम उसी को ना होने दें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन एरिया से, जैसे दिस इज द सर्कुलर सेक्शन, दिस इज द सेंटर एंड दिस एरिया, जिस एरिया को मैं शेडेड कर रहा हूँ, अगर इस एरिया से लोड पास करेगा और अगर इस लोड से, इस एरिया से अगर लोड पास करता है और उसके कारण अगर टेंशन डेवलप नहीं करता है आउटर एजेस पे, तो मैं इस एरिया को क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कर्नल ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज द डाया, डाया ऑफ दिस मेंबर इज द, डाया पूछा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ d/8, यस और नो, तो इट इज इक्वलेंट हमारे पास हो जाएगा d/4। काफी बार बच्चों के माइंड में ऑप्शंस देखे, d/4 अगर यहाँ पे सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता, d/8 होता, तो बहुत सारे स्टूडेंट जनरली किस पे लगा देते हैं, d/8 पे लगा देते हैं। ये ध्यान देना, व्हाट इज द ई इज क्या हमारे पास d/8। तो इन सारे पॉइंटों को आपने क्या रखना है, फोकस करना है। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को फोकस करना है। अगर सेंट्रिसिटी पूछा जाता है तो ये क्या होगा, हमारे पास d/8 होगा। अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर डाया ऑफ कर्नल पूछा जा रहा है तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ द ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, d इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ई के इक्वलेंट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स और भी हमारे पास क्या केसेस हैं, इन सारे केसेस को आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास किसके केस में था, सर्कुलर सेक्शन के केस में था। अगर यही आपसे किसके केस में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, अगर रेक्टेंगुलर के केस में पूछा जाता, रेक्टेंगुलर के केस में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, रेक्टेंगुलर के केस में इस तरीके का है, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, ये हमारे पास जैसे एक्सेस है लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का होगा। ओके, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द डेप्थ। ओके स्टूडेंट्स,
तो आप ये वाला जो सेक्शन देखेंगे, दिस सेक्शन, ये वाला जो है डिस्टेंस, ये कितना होगा हमारे पास, दिस इज द d/3, हाउ मच, d/3, एंड दिस इज द b/3, कितना हमारे पास, b/3। ओके, तो इसका जो शेप है, दिस शेप इज द रोम्बस शेप। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिस शेप, रोम्बस शेप इज आल्सो नोन एज डायमंड शेप। ठीक है, तो डायमंड भी ऑप्शन में दे सकता है, रोम्बस भी ऑप्शन में दे सकता है। आपको क्या होना चाहिए, दोनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये शेप कैसा है स्टूडेंट्स हमारे पास, रोम्बस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कर्नल, अगर आपसे डायमेंशंस पूछा जाए तो डायमेंशंस जो हमारे पास हैं, डायमेंशंस आर b/3 मल्टीप्लाई में d/3, ये हमारे पास। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स यही अगर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे सेकंड देखते हैं हम लोग, अगर यही आपसे स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जो होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना, दिस इज पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दिस, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये हमको मतलब शेप भी ना मतलब स्क्वायर जैसा बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो बच्चों को, क्योंकि शेप भी तो दिखना चाहिए ना। यस, दिस इज द स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास इस तरीके का है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द शेप, ये शेप कैसा होगा इन केस ऑफ स्क्वायर में। तो आपने ध्यान देना, ये शेप जो है आपको ये कैसा मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। ओके, स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डायमेंशंस, डायमेंशंस है हमारे पास b/3 एंड b/3। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास b एंड दिस इज आल्सो b। ठीक है, दिस इज आल्सो b, तो बोथ क्या है हमारे पास b है, तो दिस इज b, b/3 एंड b/3 एंड b/3। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ दिस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अगर रेक्टेंगल में जो कर्नल बनता है, ठीक है, उसका शेप कैसा होगा, तो कैसा होगा स्टूडेंट्स, रोम्बस। बट इन केस ऑफ स्क्वायर, शेप इज द स्क्वायर। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। अगर यही आपसे आई सेक्शन में पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ कर्नल इन केस ऑफ आई सेक्शन, रोम्बस। अगर यही आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ द हॉलो सर्कुलर सेक्शन, तो आप क्या कहेंगे, सर्कुलर। तो उस केस में आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि व्हाट इज द डी इज द डाया इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ठीक है ना, हॉलो सर्कुलर सेक्शन। तो ये आपने डाटा याद रखना है। हॉलो सर्कुलर सेक्शन के केस में ये जो डी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कर्न की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी होता है। अगर यही आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा जाता तो हम लोग क्या बोलते, d इक्वल टू 2e, मीन्स e इक्वल टू कितना हो जाएगा, e किसके केस में कितना होगा, इसेंट्रिसिटी डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8d के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आपने क्या रखने स्टूडेंट्स, याद रखने हैं। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और एक और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं, आप याद कीजिए p/a माइनस m/z इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, 0 करते थे। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, दिस इज द सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मिनिमम का वैल्यू क्या करते थे, 0 करते थे, क्या फाइंड करने के लिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करते थे, सिग्मा मिन इक्वल टू 0। अब आप खुद से ध्यान दीजिए कि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप कैसे फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द m इक्वल टू हमारे पास p इंटू ई, पुट करिए यहाँ पे, और इस इक्वेशन को यहाँ पे देखिए, p/a माइनस p इंटू ई बाई जेड, यस और नो, इक्वल टू 0। p कॉमन बाहर ले लीजिए, हट जाएगा,
मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1/a इक्वल टू कितना जाएगा स्टूडेंट्स, E/z। अगर हमें E का वैल्यू फाइंड करना है, E इज द इसेंट्रिसिटी, तो Z बाय क्या हो जाएगा A। आप कोई भी सेक्शन हो, समझ रहे हैं मेरी बात, कोई भी सेक्शन हो, आप उसमें अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं फॉर कर्नल सेक्शन या फिर नो टेंशन जोन, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, उस केस में आपको Z/A करना पड़ेगा। व्हाट इज द Z? Z इज द सेक्शन मॉडुलस एंड व्हाट इज द A? A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर। यस और नो? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसी का भी E फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड करना है, जैसे E इक्वल टू सॉलिड सर्कुलर के केस में देखते हैं, तो व्हाट इज द Z? व्हाट इज द Z मतलब सेक्शन मॉडुलस क्या होगा इसके केस में। इसमें हम लोग सेक्शन मॉडुलस की बात नहीं करते, पोलर मॉडुलस की बात करते हैं, परंतु Z क्या है हमारे पास, ये हो जाता है I/Y, तो मतलब π/4 मतलब π/64 d⁴ अपॉन y कितना होता है, d/2 अपॉन एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स इसका एरिया होगा π/8 सॉरी π/4, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होगा हमारे पास π/4 मल्टीप्लाई में d²। यस और नो? अब आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आता है, d/8 आता है। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी केस में आपको नो टेंशन जोन में E का वैल्यू फाइंड करना है, यू सिंपली Z/A। व्हाट इज द Z? Z इज द सेक्शन मॉडुलस, A इज द क्रॉस सेक्शन। इन केस ऑफ सर्कुलर Z is, what is Z? Z is the polar modulus. But in case of rhombus, but in case of rectangle, in case of square, what is the Z? Z is the section modulus. ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिला है और मुझे लगता है कि अब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंटिन्यूअस बीम इज वन विच इज सपोर्ट्स ऑन। तो आपको पता है हमारे पास टू टाइप्स के बीम होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टू टाइप्स के बीम होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम, and second one is the indeterminate beam, indeterminate beam, ठीक है। मैं आपको ऐसा पढ़ा देना चाहता हूं जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आए तो आप इजीली एग्जाम में जाके कर सकें। तो इसमें कौन कौन से स्टैंड, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, okay students, cantilever beam का example like this is the cantilever beam, this is the simply supported beam, okay। third one is the overhanging beam, overhanging beam। अब overhanging beam में भी आपने क्या करना, ध्यान देना है माय डियर, कि वन साइडेड overhanging like this, वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, एक होता है बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। ये हमारे पास किसके एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डिटर्मिनेट बीम, जिसे आप किस में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसे हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े थे। इन 5th सेमेस्टर इनडिटर्मिनेट बीम में व्हाट इज द एग्जांपल, फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का होगा हमारे पास फिक्स्ड बीम, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, तो इसे हम लोग कैसे देखेंगे, कोई भी बीम जिसके पास क्या है, मोर देन 2 सपोर्ट्स, ठीक है। जैसे 3 सपोर्ट्स दे रखे, दिस टाइप बीम इज नॉन एज कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। जहां पे क्या हो, मोर देन 2 सपोर्ट्स, उस बीम को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, A continuous beam is one which is supports on more than 2 supports. तो which option is correct? B option is correct. And third, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, propped cantilever beam, propped cantilever beam, okay, propped cantilever beam। तो what is the exam, इसका जो होगा ये लाइक इस तरीके का होगा, ठीक है। इस तरीके का हमने क्या कर दिया, सपोर्ट कर।
तो दीज आर ऑल इनडिटरमिनेट बीम, जिसे हमने कहाँ पे पढ़ना है, 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। फिक्स्ड बीम हमारे चैप्टर में है, कंटिन्यूस बीम हमारे चैप्टर में है, और प्रॉप्ड बीम भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ये तो ऑलरेडी 2 चैप्टर में है ना, सिलेबस ही है, तो ये हमारे पास है। क्योंकि अभी हमारा जो 3rd चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे है, और बिफोर दिवाली हमारा 50% कोर्स टॉस का कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि हमारे को और भी टॉपिकों को देखना है, प्रॉपर वे में हमने चलना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 3 टॉपिक रहेंगे। इन 3 टॉपिक छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, आराम से पढ़ेंगे। ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूज और बार विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड स्ट्रट, शाफ्ट, टाई, नन ऑफ दीज। स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्रेशन मेंबर। इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कंप्रेशन मेंबर। टाई इज ए टेंशन मेंबर, ध्यान से देखिए, दिस इज द टेंशन मेंबर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, आप सभी ने देखा है, आप सब जब क्या होंगे, कॉलेज टाइम में होंगे, तो आप क्या करते थे, सब लोग टाई पहनते थे ना, नहीं पहनते थे, यस और नो। तो टाई में जब आप देखते हैं नीचे की तरफ क्या रहता है, ये लटका रहता है टाई लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से टाई लटका रहता है, थोड़ा सा मतलब टाई जैसा शेप बनाए, मतलब बेचारा ये किस में, ये क्या किस में, गले में फंसी पड़ी है, तो ये टाई किस में, टेंशन में, मतलब नीचे की तरफ लोड लग रहा है, जैसे लाइक दिस। तो टाई मतलब समझने के लिए, याद रखने के लिए, टाई इज ए टेंशन मेंबर, ठीक है ना। टाई जो हम लोग पहन रहे हैं वो टाई नहीं है, एक्चुअल में इस मेंबर को टाई बोलते हैं, परंतु पोजीशन कैसा होता है बेचारे का, कुछ ऐसा ही पोजीशन होता है। इसमें जैसे आप क्या रख सकते हैं, बूम, बूम इज ए कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना। और भी है हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स, जब आप पढ़ेंगे आगे चल के तो वहाँ पे आपको सारा कुछ बताया जाएगा। शाफ्ट तो बेचारा किस पे करता है, टॉर्क पे काम करता है, ठीक है, टॉर्क पे काम। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ स्ट्रट, ठीक है, द फेलियर ऑफ स्ट्रट मे ऑकर बाय प्योर कंप्रेशन, बाय बकलिंग, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंप्रेशन एंड बकलिंग, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द फेलियर ऑफ स्ट्रट में ऑकर, तो आपने ध्यान देना है, ये प्योर कंप्रेशन में, बकलिंग में, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंप्रेशन एंड बकलिंग में क्या करता है, फेल करता है, ठीक है। स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर। स्ट्रट्स आर यूज्ड, इसका यूज पता होना सभी को चाहिए। दीज मेंबर्स, ठीक है ना, दीज मेंबर्स आर यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होता है, इन ट्रस। तो मैंने वहाँ पे प्रॉपर वे में समझाया एक एक पॉइंट को, इसके बहुत सारे हमने पॉइंट्स लिखे हैं स्ट्रट के बारे में, 8 to 10 पॉइंट्स लिखे थे, एक एक पॉइंट को समझें कि स्ट्रट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रट का मतलब क्या होता है, स्ट्रट को कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका खुद के लोड को क्या करते हैं हम लोग, नेगलेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग स्ट्रट को ट्रस में ही क्यों यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन बना ना आपके लिए कि स्ट्रट को ट्रस में यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रट होता है ये प्योर कंप्रेशन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही लोड को कैरी कर रहा होता है, जिसमें क्या है, एक्सियल कंप्रेशन है, ध्यान समझिए, एक्सियल कंप्रेशन को। और जो ट्रस होता है, जैसे अगर हम लोग सिंपलेस्ट जैसे हमारे पास कोई भी लाइक दिस, इस तरीके का अगर हमारे पास क्या है, कोई भी ट्रस है लाइक दिस, ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं इस तरीके का हमारे पास कोई भी ट्रस है, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स क्या करते हैं, सिर्फ एक्सियल लोड को ही कैरी करते हैं। ट्रस के ऑल मेंबर्स जो है वो सिर्फ किसको कैरी करते हैं, एक्सियल लोड को ही, एक्सियल टेंशन हो सकता है या एक्सियल कंप्रेशन हो सकता है, ये कभी भी बेंडिंग मूवमेंट को कैरी नहीं करते। इसलिए जो जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स आर, इनका जो वेट है उसको हम लोग क्या करके एज्यूम करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। दूसरा, जो भी लोड होता है वो ऑलवेज कहाँ पे एक्ट करेगा, जॉइंट पर एक्ट करता है। लोड ऑलवेज कहाँ पे एक्ट करेगा, जॉइंट पे ही एक्ट करेगा, लाइक दिस, बाकी किसी भी मेंबर के बीच में नहीं करेगा। अगर मेंबर के बीच में करेगा तो वहां पे मूवमेंट डेवलप होगा, शियर फोर्स डेवलप होगा, एक्सियल फोर्सेस डेवलप होंगे, बट दीज मेंबर्स आर कैरी ओनली एंड ओनली एक्सियल लोड, दैट्स व्हाई वी यूज इन द ट्रस। तो ये हमारे पास रीजन होता है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। द फेल ऑफ द स्ट्रट में ऑकर प्योर कंप्रेशन बाय बकलिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंप्रेशन एंड बकलिंग। ये हमने अपना टॉपिक कराया हुआ अपने उसमें। नेक्स्ट देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कॉलम विच हैव लेंथ, ये लेस आएगा स्टूडेंट, लेस देन
लेस देन 8 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए लेस देन 8 टाइम्स देयर डायमीटर और सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 32। तो उस टाइप के मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे। तो आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैंने पूरा कराया आपके नोट्स में। 8 टाइम्स देयर डायमीटर एंड सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 आर कॉल्ड शॉर्ट कॉलम। ये पॉइंट आपने ध्यान देना। अगर यही हमारे पास सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है ना, इफ लेमडा क्या आ जाए हमारे पास ग्रेटर देन 32 लेस देन 120, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मीडियम कॉलम कहेंगे। कौन सा कॉलम है, मीडियम कॉलम। अगर यही हमारे पास सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन क्या है 120 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, लॉन्ग कॉलम। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना। सिलेंडरनेस रेशियो, अब आपको पता है व्हाट इज द सिलेंडरनेस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आप देखिए, कॉलम को आप आरसीसी में पढ़ेंगे, कॉलम को आप स्टील में पढ़ेंगे, कॉलम को आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, टॉस में पढ़ रहे हैं। तो जो इस सिलेंडरनेस जो यहाँ पे है, इसकी मतलब क्या है वैल्यू, मतलब इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जब आप पढ़ेंगे ना आरसीसी में, तो वहाँ पे होता है सिलेंडरनेस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। बट इन केस ऑफ टॉस एंड स्टील, what is the definition of the slenderness ratio? It is the ratio of effective length to the least radius या minimum radius gyration, ठीक है ना, minimum radius of gyration। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन द बकलिंग लोड एंड द सेफ लोड। तो हम सभी को पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज द रेशियो ऑफ द बकलिंग लोड, यस और नो, बकलिंग लोड टू द सेफ लोड। क्या है माय डियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज द रेशियो ऑफ द बकलिंग लोड बाय सेफ लोड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो, पहले फर्स्ट इट इज द डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ध्यान देना इस पॉइंट को। और दूसरा हमारे पास, अगर आपको मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पता करना है, तो ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू आई बाय ए के इक्वल होता है, ठीक है ना, कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन ये क्या होता है, अंडर द रूट आई बाय ए एंड व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज द एम। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट सिलेंडरनेस रेशियो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सिलेंडरनेस रेशियो, तो इट इज द यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बेचारे की। ये क्या है, ये सेम, मतलब सेम जैसे कि इफेक्टिव लेंथ mm में या मीटर में या सेंटीमीटर में आप मेजरमेंट करेंगे। रेडियस है, इसे भी आप मीटर में, सेंटीमीटर में या mm में करेंगे। तो यूनिट्स एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल्स कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द बकलिंग फैक्टर। बकलिंग फैक्टर क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट्स को पता है? अगर पता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द बकलिंग फैक्टर, तो प्लीज आप मेरे को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। पता है तो बताइए जल्दी से, व्हाट इज द बकलिंग फैक्टर। आप याद करिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेनकाइंस फॉर्मूला, यस और नो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेनकाइंस, ठीक है ना, रेनकाइंस फॉर्मूला, जहां से आप क्या फाइंड करते थे, यूलर लोड, क्या, क्रिपलिंग लोड, ठीक है ना, क्रिपलिंग, क्रिपलिंग कहिए या फिर आप क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल, क्रिटिकल लोड कहिए, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या फॉर्मूला होता था, P इक्वल टू एफ सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस एल्फा लेमडा स्क्वायर। तो ये है ना जो 1 प्लस एल्फा लेमडा स्क्वायर, इट इज द बकलिंग फैक्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज द बकलिंग फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द एल्फा, व्हाट इज द एल्फा, एल्फा इक्वल टू रेनकाइंस कोफिशिएंट,
ठीक है, या कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। रेनकाइंड पढ़ाई ऐसा करिए जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिले। जब आप कोई भी एग्ज़ाम दें यही चीज़ें पूछी जाती है। यही आप जाकर के किसी बीटेक वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिए, वो कहेगा ये तो जेई का क्वेश्चन है, ये तो एसडीओ का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं आता, यही सारी चीज़ आती है माय डियर। मैं आपको यही चीज़ बार बार कहना चाहता हूँ कि 5th सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं एटलीस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियोज़, और हमारे डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है 5th सेमेस्टर का। आप एक बार कभी भी टाइम निकाल करके ना लिखिए नहीं, आप सब लिखाते हैं, सब लोग एक जैसा लिखाते हैं, कोई अलग से कुछ नहीं लिखाने वाला है। सिलेंडरनेस रेशियो का डेफिनेशन कोई चेंज नहीं कर सकता है, परंतु उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से पढ़िए, क्योंकि वही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने पूरी कोशिश करना है। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देखिए। इफ़ ए सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज मोर देन 120, अभी मैंने बताया था ना आपको, अगर लेमडा का वैल्यू क्या है लेस देन 32, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, शॉर्ट कॉलम, यस और नो, शॉर्ट कॉलम। अगर लेमडा का वैल्यू क्या है 32 से ज़्यादा, लेस देन 120 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम कॉलम, यस और नो, मीडियम कॉलम कहेंगे। अगर ग्रेटर देन 120 है, लेमडा ग्रेटर देन 120, दिस टाइप ऑफ कॉलम इज नोन एज द लॉन्ग कॉलम। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन ये कौन सा पेपर है, ये 2019 का पेपर है। अब आपको पता है कुछ ना कुछ तो चीजें रिपीट होती है ना। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ऑकर्स ड्यू टू एसेंट्रिक लोडिंग, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको क्या बताना, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बतानी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी और फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो क्या होगा हमारे पास, मिडिल हाफ, मिडिल सिक्स, मिडिल थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। लाइक समझने की कोशिश करिए, जैसे ये हमारे पास है इस तरीके का, दिस इज द बी, बी इज द विड्थ, ओके। आप इसको क्या करिए, जैसे ये दिस इज द सेंटर, तो इससे इधर क्या कितना जाना आपने, b/6, इधर भी कितना जाना आपने, b/6, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द b/3, ओके। दिस डिस्टेंस इज द b/3, दिस डिस्टेंस इज द b/3 एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो b/3। तो ये जो b/3 है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल थर्ड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस वन इज द मिडिल थर्ड। अगर लोड इसमें से पास करता है, इफ लोड इज पासिस थ्रू दिस सेक्शन, दैट मीन्स नो टेंशन डेवलप इन दिस सेक्शन, ठीक है। अगर लोड जो रिजल्टेंट लोड है वो अगर इस पार्ट से पास करेगा, इसका मतलब है कि उस सेक्शन में या उस मेंबर में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं, हम भी तो ये चाहते हैं टेंशन डेवलप ना हो, और आप भी क्या चाहते हैं, टेंशन ना हो एग्जाम की, ठीक है ना। तो हर आदमी टेंशन से बच रहा है, तो बेचारे कॉलम, पिलर, चिमनी सब टेंशन से बचना चाहते हैं। तो इसलिए आपको उस लोड को कहाँ से पास कराना है, उस लोड को इस पर्टिकुलर पार्ट से पास कराना है। अगर आपने इस पार्ट से पास कराया, नो टेंशन डेवलप इन दिस मेंबर, ओके, मींस सिग्मा मीन इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ एन इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम। डायमीटर पूछा है, इसेंट्रिसिटी नहीं पूछा है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये मत बोलना कि सर फिर से रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये पेपर में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ध्यान से। व्हेन द स्ट्रट इज ए वर्टिकल इट इज कॉल्ड, ठीक है, व्हेन द स्ट्रट इज वर्टिकल इट इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पिलर, स्टेंचियन, कॉलम, एनी ऑफ द अबव। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारे पास दो मेंबर हैं, एक है स्ट्रट और सेकंड वन इज द कॉलम, ठीक है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रट एंड सेकंड वन इज द कॉलम। ध्यान से देखिए, स्ट्रट और कॉलम में आपको क्या करना है, समझना है। स्ट्रट कैसा मेंबर होता है, ये वर्टिकल भी होता है, ओके, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, ठीक है। कैसा है, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। बट जो कॉलम है ये कैसा है, ओनली वर्टिकल। कैसा स्टूडेंट्स, ओनली वर्टिकल। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रट कॉलम हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे यस।
स्ट्रट कॉलम हो सकता है। कैसे? क्योंकि स्ट्रट भी कैसा होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। स्ट्रट एंड कॉलम बोथ आर कंप्रेशन मेंबर, ये तो आप क्लियर है पहले से। स्ट्रट जो है वो वर्टिकल है, अगर जब स्ट्रट वर्टिकल है तो उस केस में वो क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है। यस और नो? तो इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। बट अगर आपसे पूछा जाए कॉलम स्ट्रट हो सकता है क्या, नो, क्योंकि कॉलम ऑलवेज कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो इसलिए कॉलम कभी भी क्या नहीं हो सकता, स्ट्रट नहीं हो सकता है। बट स्ट्रट क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से पढ़िए, 1 बाय 1 क्वेश्चन। ए कॉलम विद वन एंड इज फिक्स्ड, ओके, वन एंड इज फिक्स्ड, ओके, other end is free to carry safely a load P। तो ये क्या कर रहा है, एक लोड P को कैरी कर रहा है। ध्यान से देखिए, द सेम कॉलम मीन्स लेंथ उसका क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। सेम कॉलम व्हेन बोथ एंड हिंज्ड, अगर इस बोथ एंड में हमारे पास क्या हो जाए, स्ट्रेंथ हिंज्ड हो जाए, सॉरी हिंज्ड हो जाए, ये रोलर बना दिया हमने इस तरीके से, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, ठीक है। The same column when both end hinged can safely the maximum load of। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूलर फॉर्मूला जो है, P क्रिटिकल कहिए, क्रिप कहिए, या फिर क्या कहिए, बकलिंग लोड कहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई स्क्वायर ई आई भी कैसा होना चाहिए, मेन होना चाहिए, ध्यान दीजिए, अपॉन एल ई स्क्वायर। पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मेन अपॉन एल ई स्क्वायर। What is the LE? LE is the effective length. LE क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, LE is the effective length, PCR is the crippling, critical या फिर buckling load होता है। ओके, I जैसे IXX और IYY, जब आप कोई भी बिल्टअप सेक्शन देखेंगे, इन केस ऑफ बिल्टअप सेक्शन, तो IXX और IYY दोनों फाइंड करने होते हैं। जो इन दोनों में से मिनिमम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई मेन कहते हैं। बट इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन IXX IYY बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये ध्यान आपने देना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि PCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू LE स्क्वायर, जो सॉरी 1 अपॉन LE स्क्वायर। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, PCR 1 अपॉन LE स्क्वायर, मतलब जो क्रिटिकल लोड है या जो बकलिंग लोड है या जो क्रिपलिंग लोड है, वो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं PCR, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है, बोथ एंड हिंज्ड। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, PCR, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 1, अब मैं इसका सिंबल बना दे रहा हूं इस तरीके से, लाइक दिस, आप समझ सकते हैं। इसका सिंबल क्या है, लाइक दिस, आप समझ सकते हैं सिंबल से। इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, बकलिंग के केस में क्या होगा, इनवर्सली है ना, तो LE स्क्वायर, ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, इस वाला है, अपॉन LE स्क्वायर, क्लियर हो जाना चाहिए। जो देखिए इसमें देखिए PCR क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बोथ एंड हिंज्ड, और ये कौन सा है, 1 एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री, तो ये भी एक दूसरे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो आप खुद बताइए, अगर बोथ एंड्स आर फिक्स्ड हिंज्ड है, अगर बोथ एंड्स आर हिंज्ड लाइक दिस, तो व्हाट इज द L? L इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम या अनसपोर्टेड लेंथ। व्हाट इज द LE? LE इज सेम इन केस ऑफ बोथ एंड हिंज्ड, LE इक्वल टू क्या होता है, L के इक्वलेंट होता है, यस और नो। बट इन केस ऑफ वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री, व्हाट इज दिस, दिस इज द L, L इज द एक्चुअल लेंथ, बट व्हाट इज दिस, दिस इज द LE। ये क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, LE। LE इक्वल टू कितना होता है, जब वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री में LE कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ L के इक्वल होता है। तो पुट द वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें इसका फाइंड करना है ना, PCR बोथ एंड हिंज्ड का हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर इन केस ऑफ वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री में कितना हो जाएगा, 2L का होल स्क्वायर अपॉन L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में PCR, उसका वैल्यू कितना है, P।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 और एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में पी, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होकर के तो कितना आ जाएगा 4p हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द बी ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सेफ लोड पूछा है, तो आपको पता है सेफ लोड इक्वल टू क्या होता है, सेफ लोड क्या है हमारे पास, सेफ लोड इक्वल टू क्या होता है, बकलिंग लोड, ठीक है ना, बकलिंग लोड, लोड डिवाइड में क्या है हमारे पास FOS। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा ना। तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे बकलिंग लोड वाला फॉर्मूला यूज करिए, बकलिंग लोड का ही वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो क्या है बोथ एंड फिक्स्ड है या फिर क्या है वन एंड फिक्स्ड, बोथ एंड हिंज्ड है या फिर वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द बकलिंग लोड टू द सेफ लोड इज नोन एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ का ये इफेक्टिव लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज हिंज्ड। तो ध्यान से देखिए, वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज हिंज्ड लाइक दिस। इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, केस देखते हैं, दिस इज द जनरल केस, ठीक है, दिस इज द जनरल केस। व्हाट इज द एल, एल इज द एक्चुअल लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है, व्हाट इज द एल, एल इज द अनसपोर्टेड लेंथ या फिर एक्चुअल लेंथ। व्हाट इज द एल ई इन दिस केस, तो इन दिस केस एल ई इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एल। ओके स्टूडेंट्स, बट व्हाट इज द, इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें व्हाट इज द एल, एल इज द एक्चुअल लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ। व्हाट इज द एल ई, तो एल ई क्या होगा लाइक दिस, इस तरीके से होगा। तो जो एल ई है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एल ई है, और एल ई इस केस में कितना होता है स्टूडेंट्स, एल बाय √2 के इक्वलेंट होती है। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास एल ई इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या था, रेशियो ऑफ द इफेक्ट इक्वलेंट लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब हमने इस रेस में क्या देखना है, एल ई बाय एल का रेशियो देखना है। तो व्हाट इज द एल ई, एल इक्वल टू हो जाएगा एल बाय √2 बाय एल, तो एल से एल कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 1 बाय √2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना गलतियाँ करते हैं, इन पॉइंटों को आपने ध्यान से समझना है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि इफेक्टिव लेंथ इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये क्या है स्टूडेंट्स, गलत है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। अब उस पॉइंट पे जहाँ पे वो साइन चेंज कर रहा होता है बेंडिंग मोमेंट का, उस पॉइंट पे मोमेंट भी क्या होता है, जीरो होता है। यस और नो, जैसे लाइक दिस, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस, अगर इस पर यूडीएल लोड है तो इस पर अगर आप बनाइए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे लाइक दिस, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन दिस डायग्राम, जीरो, बिकॉज इसने कहीं पे भी अपने साइन को चेंज नहीं किया है। अगर हमारे पास कोई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम लाइक इस तरीके से बनता है लाइक दिस, तो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दिस पॉइंट इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। हाउ मेनी पीओसी, पीओसी इक्वल टू 1 इन दिस केस, बट इन केस ऑफ पीओसी, पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज 0। ये पॉइंट ध्यान से समझना आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसका बनाएंगे डायग्राम तो वो कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है। कहने का मतलब क्या है, एट दिस पॉइंट मोमेंट इज 0, एट दिस पॉइंट मोमेंट इज 0, मतलब दो सक्सेसिव पॉइंट्स जहां पे मोमेंट 0 हो रहा हो, उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नॉन एज द इफेक्टिव लेंथ। ओके, जैसे लाइक दिस, एट दिस पॉइंट मोमेंट इज 0, एट दिस पॉइंट मोमेंट इज 0, ठीक है, एट दिस पॉइंट मूवमेंट इज 0। तो हाउ मैनी, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी मूवमेंट 0 है, यहाँ पे भी मूवमेंट 0 है, इन दोनों के बीच में कहीं पे मूवमेंट 0 है, नो। ये दो सक्सेसिव पॉइंट्स हो गए जिन पे क्या है, मूवमेंट 0 है, तो दिस डिस्टेंस इज नॉन एज द इफेक्टिव लेंथ।
यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स पे आप मत जाइएगा, क्योंकि इन दिस केस हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स बताइए, इसमें कोई बता सकता है हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स? इन दिस केस P.O.C इक्वल टू 0, इसमें कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं है, परंतु इफेक्टिव लेंथ है ना, यस। तो इसलिए आपने पॉइंट दिमाग में सेटअप कर लेना है, इफेक्टिव लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, इट इज टोटली रॉन्ग। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, गलती नहीं करनी एग्जाम में कोई भी। नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस बाय क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज डिनोटेड बाय जी, सी और एन। ठीक है, आपने ध्यान देना है, जी, सी और एन। कुछ बुक्स में जी होता है, कुछ बुक्स में सी होता है, कुछ बुक्स में एन होता है। इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ध्यान से देखिए, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, इट इज द रेशियो जी सी एन। शियर स्ट्रेस इट इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अगर आपसे ई पूछा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह सकते हैं। स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दिस इज द के बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द assumptions इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ द बीम इज मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, यंग्स मॉडुलस मतलब ये हो जाएगा ई टी इक्वल टू ई सी। ठीक है, मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टेंशन और कंप्रेशन में दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मटेरियल इज होमोजीनियस, यस, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी इज सेम। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन प्रॉपर्टी कैसा करता है, सेम शो करता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द आइसोट्रोपिक, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी सेम, होमोजेनियस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस मे बी मेजर्ड एट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ, दिस इज द सरफेस टेंशन। व्हाट इज दिस, दिस इज द सरफेस टेंशन। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरफेस टेंशन इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जिसमें मैच कर जाएगा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नथिंग। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यस, फोर्स पर एरिया। व्हाट इज द यूनिट फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द एरिया, मीटर या mm स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, यस और नो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेंड्स। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड में एल स्क्वायर, तो इट इज इक्वलेंट एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ठीक है। और ये आपको ध्यान देना है, स्ट्रेस, ठीक है ना, और प्रेशर दोनों का क्या होता है, सेम यूनिट एंड डायमेंशन होता है। और भी होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो इसलिए हमको क्या करना, ध्यान देना है। नेक्स्ट बोलिए स्ट्रेंथ, बकलिंग लोड फॉर ए गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन द बकलिंग लोड, लेंथ ऑफ द कॉलम ओनली, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ओनली, एंड बोथ एंड बी नन ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन आएगा स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन, पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन ई आई मेन अपॉन एल ई स्क्वायर। व्हाट इज द एल ई, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, आई मीन क्या का मतलब क्या है, जैसे अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, व्हाट इज द आई मीन, बी डी क्यूब बाई 12 और डी बी क्यूब बाई 12, यस और नो, यही हो सकता है। दिस इज द आई एक्स एक्स, दिस इज द बी एंड दिस इज द डी। ठीक है, एंड दिस इज द आई वाई वाई। तो विच वैल्यू इज लेसर, ऑब्वियसली आई वाई वाई इज लेसर आई एक्स एक्स। अगर आपसे पूछा जाए इन दिस केस किसको वैल्यू पुट करेंगे, इस केस में आप आई वाई वाई का वैल्यू पुट करेंगे, ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। आई वाई वाई का वैल्यू पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे, बिकॉज आई वाई वाई इज मिनिमम, आई एक्स एक्स से आई वाई वाई का वैल्यू कम होता है। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो बकलिंग होता है वो मिनिमम
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्शन में होता है। तो पहले किधर बकलिंग होगा, आई वाई वाई डायरेक्शन में होगा, ना कि एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा। तो हमको बचाना है, बकलिंग नहीं होने देना है। तो बकलिंग नहीं होने देना है तो किसको कंसीडर करेंगे, जिधर बकलिंग हो रहा होगा। बकलिंग किधर होगा, जिधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमम होगी। मिनिमम किधर होगी, वाई वाई की डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, बिकॉज बी इज लेस देन डी। ठीक है, जो बी का वैल्यू है वो डी से क्या है, कम है। एक डी क्यूब है, एक बी क्यूब है। तो दूसरा आपको क्लियर हो गया, लेंथ भी है और ये भी है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर, यस और नो, इज द इक्वेशन ऑफ यूलर्स क्रिपलिंग लोड इफ। तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं केस, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ, सॉरी इससे पहले मैं क्या लिखता हूँ, बकलिंग लोड, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं L इक्वल टू L। ठीक है स्टूडेंट्स, L इक्वल टू L, ये सारे आपको पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। L मतलब इफेक्टिव लेंथ, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। एंड व्हाट इज द L, L इज द ओरिजिनल लेंथ का ये, या फिर अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द सपोर्ट्स। तो केस 1 क्या है स्टूडेंट्स, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। ठीक है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। अगर बोथ एंड्स आर हिंज्ड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक दिस। तो बकलिंग लोड इस केस में क्या है, फॉर्मूला PCR पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो इन दिस केस एल ई इक्वल टू एल, ओके, सॉरी इस केस में मैं आपको एल ई नहीं लिखूंगा, इस केस में मैं लिखूंगा एल स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन बताते रहो मैं यहाँ पे। सेकंड हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, सेकंड है वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री। ध्यान से देखते चलिए प्लीज, मीन्स लाइक दिस। व्हाट इज द PCR, पाई स्क्वायर ई आई मेन अपॉन 4L स्क्वायर। मैंने इन सब के डेरिवेशंस कराए हुए हैं, यस और नो, मैंने सारे डेरिवेशंस कराए हैं कि फॉर्मूला कैसे आए, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होकर क्या है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट को। अब आपने कंपेयर करना होता है इसके साथ में। देखिए दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए, फिर मैं उसको रफ कर दूंगा। पाई स्क्वायर ई आई मेन अपॉन एल स्क्वायर, एक है हमारे पास पाई स्क्वायर ई आई मेन अपॉन एल ई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहले वाले केस में क्या था, एल स्क्वायर। देखिए ये कांस्टेंट रहेगा दोनों में, पाई स्क्वायर ई आई मीन, पाई स्क्वायर ई आई मीन। पहले वाले केस में क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, बोलिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एल ई स्क्वायर है। तो व्हाट इज द एल ई, एल ई इक्वल टू आप कह देंगे सर इट इज इक्वल टू एल, ऐसा नो। अगर हमारे पास क्या हो जाए, ध्यान से देखिए, अब इस वाले केस को देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, 4L स्क्वायर इक्वल टू एल ई स्क्वायर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4L स्क्वायर इक्वल टू एल ई स्क्वायर। तो व्हाट इज द एल ई, एल ई इक्वल टू 2L। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, एल ई इक्वल टू 2L। ठीक है ना, इस तरीके से हमने क्या रखना, याद रखना चीज़ों को। ये सारे ड्राइव करा कर रखे हमने, सारे डेरिवेशन जितने भी थे। कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है, जनरली फर्स्ट ही पूछते हैं, बट आपको सारे आने चाहिए प्रॉपर वे में। नोट्स बनाइए एकदम अच्छे से, फिर देखिए कि आप दन दनादन घूमते रहेंगे पूरे बिहार में, पूरे देश में, कि हमको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, बोथ, ठीक है, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अगर बोथ एंड्स आर फिक्स्ड है, कहने का मतलब क्या हुआ, लाइक दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला PCR, PCR का फॉर्मूला है 4EI, ठीक है, सॉरी 4, इसका फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट, जब हमने सॉल्व किया था, इसका ड्राइव किया था पूरा, 4 पाई स्क्वायर EI मेन अपॉन क्या था, L स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, मैं इस 4 को क्या कर सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ,
अगर मैं नीचे लेकर के आऊँगा तो ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, यस और नो। अब इसको कंपेयर करिए किस फॉर्मूले के साथ में, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, बार बार मेरे को लिखना पड़ रहा है। PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करिए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं एल ई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4, तो व्हाट इज द एल ई, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एल बाई 2, यही आता ना हमारे पास, बोथ एंड आर फिक्स्ड लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से रहता है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से करते थे ना, तो उस केस में क्या होता है, एल इक्वल टू एल बाई 2, ठीक है, इस तरीके से आता था। एंड नेक्स्ट लास्ट केस क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, फोर्थ केस में है वन एंड फिक्स्ड, ठीक है, अदर एंड फ्री, सॉरी अदर एंड हिंज्ड, तो इसके केस में देखिए आप, अदर एंड हिंज्ड मीन्स वन इज फिक्स्ड, अदर एंड हिंज्ड, इस तरीके का है। तो PCR का वैल्यू क्या था इसमें, 2 पाई स्क्वायर ई आई मेन अपॉन क्या स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। तो आप कंपेयर करिए, एल ई स्क्वायर इक्वल टू किसके है, एल स्क्वायर बाई 2, तो व्हाट इज द एल ई, एल इक्वल टू स्टूडेंट्स एल बाई 2, सॉरी एल बाय अंडर रूट 2, एल बाय अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हमारे पास सारे केस आते हैं। ये टेबल आपने याद रखना है, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इवन 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप कर सकते हैं इस केस को। ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए थे, ये हमने ड्राइव किए थे, यस और नो। जनरली लोग इसी को ड्राइव करते हैं, बाकी सबको हम लोगों को इफेक्टिव लेंथ हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से, बट आता कहाँ से, ये इस तरीके से आता है। लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, पहले इफेक्टिव लेंथ बता देंगे, उसके रिस्पेक्ट में इन फॉर्मूलेज को ड्राइव करेंगे, पर ऐसा नहीं है, इस फॉर्मूले से इफेक्टिव लेंथ पे जाते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर किस केस में था, जब क्या था, वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज फेरी, तो C के केस में था। इसलिए प्लीज नोट डाउन दिस टेबल इज वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन क्रिपलिंग लोड ऑफ ए कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, तो यहाँ पे किसका रेशियो देखा जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सा हमारे पास, हमने क्या देखना है कि कंडीशंस क्या दे रखी है, कंडीशन से हमको क्लियर हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन क्रिपलिंग लोड, ठीक है ना, द रेशियो बिटवीन जूम हो गया ज़्यादा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे क्या दे रखा है, द रेशियो बिटवीन क्रिपलिंग लोड ऑफ ए कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, मतलब क्या दे रखा हमारे को, बोथ एंड फिक्स्ड लाइक दिस, बोथ एंड फिक्स्ड टू द कॉलम एंड टू द कॉलम, अच्छा 2 बार लिख दिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। टू द कॉलम हैविंग बोथ एंड आर हिंज्ड मीन्स बोथ एंड आर हिंज्ड। तो रेशियो ऑफ द क्रिपलिंग लोड, तो आप सबको पता है व्हाट इज द PCR इक्वल टू स्टूडेंट्स पाई स्क्वायर ई आई मेन अपॉन क्या है माय डियर, एल ई स्क्वायर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यस और नो। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे, सॉरी हम लोग इसमें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, PCR इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एल ई स्क्वायर। अब आपने ये जरूर ध्यान देना है कि पहले कौन सा दिया है, फिक्स्ड दिया है या हिंज्ड दिया है। तो पहले कौन सा स्टूडेंट्स फिक्स्ड का है, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं PCR फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब बोथ एंड फिक्स्ड लाइक दिस, अपॉन PCR क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, बोथ आर हिंज्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल ई स्क्वायर किसका, यहाँ पे क्या आएगा, हिंज्ड का। मैंने एक एक पॉइंट को समझाया, देखिए फिक्स्ड का इन्वर्सली होगा ना, ये इन्वर्सली लाइक दिस। तो अब आपको पता है इस केस में व्हाट इज द एल ई हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इन दिस केस व्हाट इज द एल ई सिंपल सा हमारे पास लाइक दिस,
इस केस में क्या है हमारे पास, इस तरीके से, तो इसमें जो एल ई है वो कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, L/2। इन दिस केस व्हाट इज द एल ई, एल ई इक्वल टू एल। तो पुट कर दीजिए इसमें, ध्यान से देखते चलिए। ये कौन सा हमारे पास, ये हिंज्ड, हिंज के केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, L² अपॉन एल ई, इसके केस में कितना है, L/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, खुद से सोचिए, 4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे को क्लियर हो गया इसको केस में, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारे को क्या हो रहे हैं, कंसेप्ट एकदम मस्त क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा माय डियर, परंतु इतना तैयार हो जाएगा ना कि आपको अब कोई भी क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम द सेक्शन मॉडुलस मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ द सेक्शन बाय, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा इन्होंने, हमसे पूछा इन्होंने सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज द रेशियो ऑफ द आई अपॉन वाई। आप याद करिए बेंडिंग इक्वेशन, क्या याद करना आपने, बेंडिंग इक्वेशन क्या थी, बेंडिंग इक्वेशन आप सभी को याद आ रहा होगा, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई, यस और नो। तो हम लोग क्या लिखते थे, m अपॉन, मतलब सिग्मा का अगर वैल्यू फाइंड करना है, व्हाट इज द सिग्मा, तो आप क्या कहेंगे, m अपॉन आई मल्टीप्लाई में y। तो आप दूसरा क्या करते थे, m अपॉन आई अपॉन y, नेक्स्ट क्या करते थे, my/z। व्हाट इज द z, z इज द सेक्शन मॉडुलस। ध्यान से तो समझिए, ये किसको बताता है, ये रिजर्व स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे जाए कि एक सर्कुलर बीम है और एक रेक्टेंगुलर बीम है, तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए किसका z ज़्यादा होगा, जिसका z ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर यही केस किसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, कॉलम के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि एक सर्कुलर कॉलम, एक रेक्टेंगुलर कॉलम, एक सर्कुलर कॉलम, एक स्क्वायर कॉलम है, तो विच कॉलम इज हैव मोर लोड केयरिंग कैपेसिटी। तो हमारे को किसको देखना है, रेडियस ऑफ जायरेशन को देखना है कि किसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमको समझना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, z, ये z होता है, z इक्वल टू क्या है, आई अपॉन वाई। व्हाट इज द आई, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन्होंने क्या बोला है, द सेक्शन मॉडुलस में बी ऑब्टेन डिवाइडिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द सेक्शन बाय वाई। वाई का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम और दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। अब आपको फाइंड कहाँ पे करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, सपोज आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इस पॉइंट का न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाई। कि नहीं सर मेरे को तो एट दिस पॉइंट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट का न्यूट्रल एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, दिस पॉइंट इज द वाई। अब मेरे को तो सर जस्ट न्यूट्रल एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, एट न्यूट्रल एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, इक्वल टू 0, यस और नो। तो ये पॉइंट हमको ध्यान देना। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन को देख लीजिए। डेप्थ ऑफ द सेक्शन रॉन्ग, डेप्थ ऑफ द सेक्शन क्या होता है, जैसे दिस इज द डी, डी इज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, हम लोग I/D कर रहे हैं क्या, नो, गलत। नेक्स्ट है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट द सेक्शन, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पे लेना है, ये भी गलत। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, यस ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम फाइबर पे फाइंड कर रहे हैं, इन केस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, उस केस में आप क्या कह सकते हैं, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ये हो सकता है उस केस में, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो इसके लिए हमारा इसका बी आंसर सही है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द आंसर बोलिए। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम, कॉलम ऑफ लेंथ आई हैविंग वन एंड फिक्स्ड अदर एंड इज हिंज्ड। अगर वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड क्या हमारे पास स्ट्रेंथ हिंज्ड है, तो उस केस में क्या पूछा है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ एल। मतलब हमारे को एक कॉलम दे दिया, कंडीशंस क्या दे रखी हैं, वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज्ड, दिस इज द एल। एल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एल इज द ओरिजिनल कह सकते हैं आप इसको, ओरिजिनल लेंथ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ। क्या कह सकते हैं, अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड लेंथ।
अनसपोर्टेड लेंथ, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड। तो इस केस में व्हाट इज द एल ई, तो लाइक दिस, एल ई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एल बाय रूट टू। तो ये है हमारे पास, इसको सही लिखना पड़ेगा डी को, ये एल बाय रूट टू है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एनी डायमीटर डी इज। तो आप सबको पता है एम ओ आई किसका, सर्कुलर सेक्शन का, इफ डी इज द डाया, और ये कैसा है, ये सॉलिड सर्कुलर है। अगर आपको, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, जब भी हॉलो होगा तो हॉलो लिख करके देगा, ठीक है। तो इन दिस केस एम ओ आई, तो एम ओ आई इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, पाई बाय 64 डी की पावर 4। अगर आपसे क्या पूछा जाए व्हाट इज द पोलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वैसे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, इनर्शिया। अगर आपसे क्या पूछा जाता, आपसे पूछा जाता पोलर मॉडुलस, तो काफ़ी बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया पूछा है या फिर पोलर मॉडुलस पूछा है। पोलर मॉडुलस इज द, इसे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोल देंगे आई पी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, डी बाय 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई बाय 64 डी की पावर 4 अपॉन डी बाय 2, तो इट इज इक्वलेंट पाई बाय 32 डी का क्यूब। तो ये आपने ध्यान देना, आपसे पूछा क्या गया है, पोलर मॉडुलस पूछा गया है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द डी ऑप्शन। अगर यही हमारे पास हॉलो सर्कुलर का होता तो हॉलो सर्कुलर में क्या होता, हॉलो सर्कुलर इस तरीके का होता है, आपको पता होगा, हॉलो सर्कुलर लाइक दिस, ओके, दिस इज द कैपिटल डी एंड दिस वन इज द स्मॉल डी, दिस वन इज द स्मॉल डी, दिस वन इज द कैपिटल डी। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम लोग लिखेंगे पाई बाय 64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोलर मॉडुलस या फिर जेड जो है हमारे पास, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पाई बाय 64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन डी बाय 2। इस पर तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26, द रिएक्शन एट द सपोर्ट विल बी वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द सपोर्ट ओनली इफ द बीम रेस्ट ऑन। तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे रोलर सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट कैसा होता है, लाइक दिस, इस तरीके का रोलर सपोर्ट होता है। जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ओनली वन वर्टिकल फोर्स इज एक्ट, ठीक है, ओनली वन रिएक्शन क्या करता है, एक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज द रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसा होता है, हिंज सपोर्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है माय डियर, ठीक है, इस तरीके का हिंज सपोर्ट होता है। जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दो फोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी फोर्सेज, टू फोर्सेज, दिस इज द आर वी एंड दिस इज द आर एच। रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट इन दिस केस दिस इज द आर वी, रिएक्शन इन केस ऑफ ओनली वर्टिकल, ठीक है। फिक्स सपोर्ट कौन सा होता है स्टूडेंट, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्ट इन फिक्स सपोर्ट, 3 reactions, 1 2 and third one is the moment, this is the RB and this is the RH and this is the member. तो how many reactions are act at fixed support, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स बताइए, फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस होंगे, 3 रिएक्शंस होंगे, हिंज पे कितने होंगे, 2 रिएक्शंस होंगे, और रोलर सपोर्ट्स पे कितनी रिएक्शंस होगी, ओनली 1 रिएक्शंस होगी। तो सारे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, व्हेन इक्वल इन अपोजिट फोर्स, व्हेन इक्वल इन अपोजिट फोर्स अप्लाइड टू बॉडी टेंड्स टू इलॉन्गेट, मतलब समझ लीजिए लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्या है, बॉडी है, इस बॉडी पे 2 इक्वल अमाउंट्स मतलब P, ये भी हो गया P, इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो अगर ये क्या करता है, इलोंगेट करता है, द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इज द टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कैसा हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी एक क्वेश्चन और है। ओके, एक क्वेश्चन और है लास्ट। द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। तो बनाइए ध्यान से, दिस इज द कैंटिलीवर बीम, दिस इज द पॉइंट लोड, दिस पॉइंट लोड इज द P और दिस लेंथ इज द L। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये इसका क्या है, ये बन गया हमारे पास ये बन गया इसका BMD। तो कैसा होगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, ट्रायंगल होगा। अगर यही हमारे पास क्या होता, अगली बार आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अगर भाई ये UDL हो तो फिर कैसा होगा स्टूडेंट्स, देन उस केस में इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। दिस इज द पैराबोला। पैराबोला। अगर यही हमारे पास क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अगर यही हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, या फिर उल्टा इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसको क्या, कौन सा लोड बोलते हैं हम लोग, UVL। दिस इज द UVL एंड दिस इज द UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। इन दिस केस जो हमारे पास आएगा शेप, दैट शेप इज द क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, क्यूबिक पैराबोला। और दिस लोड इज द पॉइंट लोड। तो ये आपको सारे क्लियर है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस SBT में आए थे अब तक, चाहे वो 4 नंबर का था, 6 नंबर का था, 2 नंबर का था, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन का करा सकते थे कराए हैं। इसके बाद जिस भी स्टूडेंट्स को कॉलम का टेस्ट देना है उसका टेस्ट हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले सेंट्रिक लोडिंग वाले का पूरा लिया था, इस बार हम लोग कॉलम का लेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत एक प्रिपरेशन हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे 2 चैप्टर प्रॉपर वे में कंप्लीट हुए हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन गलत होना चाहिए आने वाले एग्जाम में। अच्छे से अगर वो लिखता है तो उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने SBT के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे सारी थ्योरी प्रॉपर वे में पढ़ा दी। आई थिंक 13 या 14 वीडियोस अपलोड किए हैं हम लोग उसमें। तो सेकंड टॉपिक उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉपर वे में सारी चीज़ें चल रही हैं। आप स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल टोटली, और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।